Good afternoon, students. I am Dr. Pratpal Singh, and today we are here to discuss the prelims booster for 22nd of March 2023. So let's begin the session. The first news is National Security Act. See, as you people know, there was a secessionist leader in Punjab by the name Amritpal Singh. So recently, Punjab Police it has charged this person under National Security Act 1980. The National Security Act 1980 is the Detention Act. This is to detain the person. अब जब इस इंसान को इस एक्ट के अंदर डिटेन किया जाता है तो इसका ऑर्डर जो होता है वो पास करता है या तो डिविजनल कमिश्नर और इट कैन बी पास्ड बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इस इंसान के ऊपर एक एलिगेशन होता है कि ये इंसान इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रिजुडाइज कर रहा है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो क्या है, थ्रेट है। तो इस ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट कैन डिटेन का मतलब हुआ कि उसकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको रोका जाता है, उसको पब्लिक ऑर्डर को और एसेंशियल सप्लाईज को, एसेंशियल कमोडिटीज और सप्लाईज को वो डिस्टर्ब ना करे, सो एज टू प्रिवेंट देम द गवर्नमेंट दे यूज टू डिटेन सच पर्सन। इसमें जो मैक्सिमम पीरियड होता है ऑफ डिटेंशन का एट वन गो इट कुड बी 12 मंथ्स। बट अगर कोई एडिशनल एविडेंस आता है कि ये इंसान अभी भी देश के लिए खतरा है तो दिस ऑर्डर कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 12 months. So see what happens when NSA is imposed. As you all know कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसको पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 22 उसको कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं। उसको पुलिस को जल्दी से जल्दी बताना होगा कि उसको अरेस्ट क्यों किया। पुलिस को उसको 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा और दिस पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ बेल और दिस पर्सन कैन ऑल्सो कैन हैव अ लीगल असिस्टेंस। बट द पर्सन्स हु आर डिटेन्ड अंडर NSA दे कांट एंजॉय सच राइट्स। सो यहाँ पे उनको रीजंस बताना जरूरी नहीं है, जब जरूरत होगी तब रीजन बता देंगे। उनको लॉयर मिलेगा ऐसा भी नहीं है। फिर NSA अगर इस इंसान को बाय चांस अगर बेल मिलती है या इसको किसी ऑफेंस में एक्विट किया जाता है उसके बावजूद भी इसके ऊपर NSA लगाया जा सकता है। सो बाय दिस द NSA कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट दीज पर्सन्स टू डिसरप्ट द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। So coming to the next news. So next news is about synthesis report of IPCC. IPCC we have already discussed. IPCC is the Intergovernmental Panel on Climate Change and this is a joint collaboration of two organizations. One is UNEP and second is World Meteorological Organization. और इसका काम ये होता है कि पूरी दुनिया से कुछ डाटा दिया, उस डाटा को एनालाइज किया, साइंटिस्ट की रिपोर्ट दी और रिपोर्ट लेकर उस डाटा में से क्या निकलता है उसके बारे में बताया। Recently IPCC they have published their 6th assessment report or we can say 6th AR. So according to this report उन्होंने ये बोला है जो क्लाइमेट चेंज है this is a threat to human well-being as well as to the planetary health. कि अगर क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज से देयर इज गोइंग टू बी द मल्टीपल इंपैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। वी कैन हैव मोर डिजीजेस, देयर कैन बी अ इंपैक्ट ऑन प्लैनेटरी हेल्थ एटसेट्रा। और अगर हमने इस अर्थ को बचाना है सो हमें कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज के लिए करना पड़ेगा। अब सी इसकी मेन हाइलाइट्स क्या है, उन्होंने ये बोला है आज के टाइम पे फर्स्ट पॉइंट। सो आज के पॉइंट में देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और अगर हमने टाइम रहते अगर इसको नहीं रोका तो बाय 2030 we will cross 1.5 degree increase in our global temperature
और अगर ये 1.5 डिग्री को क्रॉस करता है, फर्दर 2 डिग्री को क्रॉस करता है, this is going to have irreversible adverse impact. And according to this report, it will be very difficult to achieve the Paris Declaration which we signed in 2015. और इसमें ये भी लिखा हुआ है, the world they are not doing enough to limit climate change or to limit global temperature. तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में हमारे पोलर एरियाज, हमारे माउंटेन्स, कोस्टल इकोसिस्टम, ये सब आपके प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, और वी कैन से LDC। जो क्लाइमेट चेंज के ज्यादा इंपैक्ट होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज और LDCs पे ज्यादा होंगे, और these people are more vulnerable as compared to these people. And India is one of the country which is in this group. तो आने वाले टाइम में इंडिया will also face a lot of impacts due to what climate change. तो इसमें ये भी बोला गया कि हमें टाइम रहते हमें अच्छे स्टेप्स लेने हैं so as to counter the climate change. तो see what this report is recommending. We are saying first we need to collect the data. डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा को एनालाइज करना है, उसके बाद सारी कंट्रीज इकट्ठे होके क्लाइमेट के लिए जस्टिस करें, क्लाइमेट की प्रॉपर फंडिंग करें, नई टेक्नोलॉजीज पे फोकस करें, अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन पे फोकस करें, सो एज टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर क्लाइमेट चेंज. Meaning hereby we have to do a collective effort to fight for a climate change. Now coming to next news. Next news is about World Happiness Report. तो उसमें बस आपको 2 चीजें पढ़नी है. सबसे पहले रिपोर्ट देता कौन है? So this report is given by United Nations SDSN. So this is a United Nations SDSN. Now the question is, ये United Nations SDSN क्या है? See, हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दिए इन 2000. वो टोटल गोल्स थे. वो जो गोल्स थे हमने उसको अचीव करना था बाय 2015. समहाउ वो हम अचीव नहीं कर पाए. तो इन 2015 वी डिसाइडेड टू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम अचीव करेंगे बाय 2030. अब इन गोल्स को कैसे अचीव करना है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस दे आर क्रिएटेड दिस नेटवर्क, और इट इज आल्सो नोन एज SDSN नेटवर्क. तो इसी नेटवर्क ने अब ये दिया व्हाट इज दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये पब्लिश करता है और ये देखता है कि एक कंट्री के लोग उस कंट्री में कितने खुश हैं, उनका गवर्नेंस का क्या लेवल है, जस्टिस सिस्टम कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है. So based on that parameter they come up with something called World Happiness Report. और ये भी देखता है कि जो आपका GDP है, इस क्या ये GDP हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो रहा है. So with this India का रैंक इन दिस हैप्पीनेस रिपोर्ट इज bit low. Meaning thereby though we are growing economically, but in our country people are not happy. Even we have low ranks with respect to Pakistan, Nepal, China, Bangladesh and Sri Lanka. See, now come to the next part, and इस report के according the happiest country in this world is Finland. Now come to the next report, the next news. See, Black Money and Imposition of Tax Act 2015. This you will read in your internal security. This you will read in your economy also, where we will talk about the tax reforms or what we should do to bring out our black money. तो ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था इन 2015. इस एक्ट के अंदर क्या था, जो ब्लैक मनी है या जो आपकी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम है. कई बार कोई लोग ब्लैक मनी कमाते हैं, ब्लैक मनी कमा के वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपने एसेट और अपनी कोई प्रॉपर्टीज लेते हैं. वो प्रॉपर्टीज उनको इंडियन गवर्नमेंट को बताना जरूरी होता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब ब्लैक मनी से ली हुई है तो वो उस इनकम को, वो उस प्रॉपर्टी को नहीं बताते हैं. तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इस एक्ट के अंदर अगर आपने कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया
या आपके पास कोई ब्लैक मनी है और वो ब्लैक मनी आप और वो उस पैसे के बारे में हमें नहीं बता रहे हो, तो अंडर दिस एक्ट वी कैन प्रोसिक्यूट यू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन रिकवर इट्स टैक्सेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन आल्सो ब्रिंग बैक दिस ब्लैक मनी एंड कैन प्रोसिक्यूट पीपल अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट का बस एक ही सोल ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस द ब्लैक मनी इन इंडिया और टू ब्रिंग द ब्लैक मनी व्हिच इज पार्क्ड ऑफशोर बैक टू इंडिया। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़। Next news is this word Zealandia. Zealandia बेसिकली एक मास है, ये एक तरह का कॉन्टिनेंट है, ये एक लैंड मास है। और अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देयर वाज अ वेरी बिग लैंड मास which was known as Pangaea. So this Pangaea was surrounded by a super ocean which was known as Panthalassa. तो अब क्या हुआ था, उस टाइम में बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले, ये जो पेंजिया है ये दो हिस्सों में टूटा। एक बना लॉरेशिया और इट इज आल्सो नोन एज लॉरेशिया, और एक बना आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया इज आल्सो नोन एज अंगारा लैंड। अब क्या हुआ, जब ये टूटा आपस में, अब ये फर्दर टूटा, ऐसे 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 करके टूटा, और जो आज हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स है वो ऐसे ही है। तो अब क्या हुआ, ये बोला गया कि जब ये जीलैंडिया भी ऐसे ही एक लैंडमास था, वो गोंडवाना लैंड से टूटा। अब जब वो गोंडवाना लैंड से टूटा तो वो नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में गया। अब जैसे ही वो नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में जाना शुरू किया, जैसे ही उसने ट्रांसफर करना शुरू किया, तो वो आहिस्ता 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 समुद्र के नीचे जाना शुरू हुआ। इसका मतलब ये जो लैंड मास है ये काफी सारा समुद्र के नीचे है, और इसका कुछ पार्ट दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड। जैसे न्यूजीलैंड के दो आपके आइलैंड्स हैं, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, एंड ये सारा इज योर जीलैंडिया। दिस जीलैंडिया इज बिलो योर सी, दिस इज अ लैंड मास व्हिच इज बिलो द सी। So North Island of New Zealand, South Island of New Zealand separated by a Cook Strait. So this is Zealandia. तो recently जो हमारे साइंटिस्ट हैं, they have confirmed कि there is a landmass which is existing below the sea, and see, so they have confirmed the existence of missing continent by the name Zealandia. So coming to the next news. Now see Sunabeda Wildlife Sanctuary. तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है। दिस इज इन उड़ीसा, एंड कौन से उड़ीसा में, दिस इज इन वेस्टर्न उड़ीसा व्हिच इज एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़। अब ये जो सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस इज नियर सीता नदी एंड उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीता नदी इज आल्सो रिगार्डेड एज अ टाइगर रिजर्व। So simple question can be asked, सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? This is in छत्तीसगढ़। तो ये जो सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें आपके एनिमल्स हैं, इसमें आपके प्लांट्स हैं। जैसे प्लांट्स में आपके पास बीजा है, यू हैव टी, और यू हैव वन इंपॉर्टेंट प्लांट बाय द नेम सीसू। और यहाँ पे आपके फौना है, फौना का मतलब यहाँ पे आपके एनिमल्स हैं, और यहाँ पे आपके पास सांबर है, आपके पास वाइल्ड बफलोज हैं, और उसके बाद आपके पास बारासिंगा है। सो दिस इज व्हाट इज दिस योर सोनाबेड़ा। अगर आप सोनाबेड़ा को देखोगे, अगर इस डॉक्यूमेंट को आप थोड़ा सा नीचे करोगे, सो इस सोनाबेड़ा में आपकी इस कैचमेंट एरिया ऑफ जोंक रिवर। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, दिस जोंक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर महानदी। बस ये आपको याद रखना है। So through current affairs you can even revise your basic subject. So महानदी की 3-4 ट्रिब्यूटरीज हैं। A simple question will be asked. तेल, ओंग, जोंग, ईब, मांड, हसदेव. So these are the tributaries of river महानदी. Now see, this is database. तब क्या हुआ, हमारा IIT है मद्रास, उन्होंने एक database बनाया। See, what is this database? This database is antibody coronavirus database. अब ये क्या है? See,
This is a human. We have an immune system. देखो, अगर आपको न्यूज पढ़ना है, करंट इश्यू पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज योर बेसिक नॉलेज. This thing you will cover when you will be reading in general studies science. अगर वो आपका कमजोर है तो आपका करंट अफेयर्स भी कमजोर रहेगा. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आपकी जनरल स्टडीज बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. अब इम्यून सिस्टम में क्या होता है, जो आपकी इन्फेक्शन होती है, दिस कैन बी बैक्टीरियल, दिस कैन बी वायरल, दिस कैन बी फंगल और एनीथिंग. दिस इज नोन एज एंटीजन. सो एंटीजन अटैक्स बॉडी. अब बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम में बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज. सो बॉडी अब बनाती है खुद से एंटीबॉडी, और जो एंटीबॉडी होता है दिस इज अ प्रोटीन. सो ये जो एंटीबॉडी होती है इस एंटीजन को खत्म करती है और हमें इंफेक्शन से बचाती है. अभी क्या हुआ, आईआईटी मद्रास में कोरोना वायरस की जो फैमिलीज है, मर्स सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स सिंड्रोम, कोरोना वायरस सिंड्रोम. अब जब जिस इंसान को ये इन्फेक्शन हुई तो उन्होंने एंटीबॉडीज रिलीज की. जब उन्होंने एंटीबॉडीज रिलीज की तो उन्होंने एंटीबॉडीज को निकाला और इनका डाटा एक डाटाबेस में कवर किया. इससे क्या होगा, हमें पूरा पता लग जाएगा कि बॉडी ने कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनाई. इस एंटीबॉडीज के डाटा से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द एंटीबॉडीज, दे कैन अंडरस्टैंड द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, they can understand how these antibodies are fighting these antigens, and they can prepare medicines according to that. So this is what is your ABCOV database. Now coming to the next news. See, next news is letter of comfort. Now see, this is an economic term. Letter of comfort क्या है, और this is also known as LOC. Suppose करो दिस इज अ कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी है, एक छोटी कंपनी. इसकी पेरेंट कंपनी इज दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ दिस पेरेंट कंपनी. ए इज अ पेरेंट कंपनी एंड एस इज अ सब्सिडरी कंपनी. नाउ दिस एस नीड्स मनी, so they need money for their operations, they need money to do investment, or they need money to do production. अब ये S went to this agency, this could be a NBFC, this could be a bank, or this could be any person who is interested to invest in this company. But इस कंपनी को ये लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि this company is a small company. अब क्या होता है, this parent company, this company can give an assurance, or this company will give a LOC to this agency कि ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है, मैं आपको ये लेटर दे रहा हूं, आप इस कंपनी को मेरे कहने पे या मेरी एश्योरेंस पे आप इस कंपनी को पैसा दे दो. लेट्स से आप इस कंपनी को 10 करोड़ दे दो. तो ये जो लोग होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि इस कंपनी की एश्योरेंस इस बड़ी कंपनी ने दी है, तो दिस इज व्हाट इज योर एलओसी. अब इससे क्या होता है, दिस इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, दिस इज नॉट लीगल. अगर ये कंपनी बाद में इसका लोन नहीं देता है तो दिस इन्वेस्टर और दिस पर्सन कैन नॉट स्यू दिस कंपनी. ये एक एलओसी है जिसने सिर्फ ये बताया है कि मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, और एश्योरेंस ये पेरेंट कंपनी सब्सिडरी की तभी देगी जब ये सब्सिडरी कंपनी अच्छी है, तभी कोई ना कोई एश्योरेंस देगा कि दिस पर्सन इज गुड, प्लीज गिव मनी ऑन, इस मेरे कहने पे मैं एश्योरेंस देता हूं, इसको पैसा दे दो. तो इससे क्या होता है, वैसे भी अब सब्सिडरी कंपनी ने कितना लोन लिया वो पेरेंट कंपनी को भी पता होगा. सब्सिडरी कंपनी को पैसा मिलेगा एश्योरेंस पे, वो अपना बिजनेस करेगा तो जीडीपी क्या होगा आपका, बढ़ेगा. दिस इज व्हाट इज योर लेटर ऑफ कंफर्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़. सो नेक्स्ट न्यूज़ वी विल टॉक अबाउट इंटरपोल. अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमारी कंट्री में से एक आदमी पैसा लेकर भागा था बाय द नेम मेहुल चोकसी. अब मेहुल चोकसी को हमें प्रोसिक्यूट करना है. नाउ वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ इंटरपोल, और इंटरपोल ने रिसेंटली अब जो मेहुल चोकसी है उसके ऊपर उसने निकाला था रेड कॉर्नर नोटिस. नाउ दिस रेड कॉर्नर नोटिस हैज बीन विथड्रॉन बाय इंटरपोल.
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेड कॉर्नर नोटिस। अब इंटरपोल अगर किसी आदमी के खिलाफ कोई नोटिस निकालता है विच इज इन रेड कैटेगरी, इसका मतलब है कि इंटरपोल उसको लोकेट करेगा, अरेस्ट करेगा, क्योंकि उस आदमी को प्रोसिक्यूट किया जाएगा और उसको हो सकता है कि सजा भी दी जाए। तो इंटरपोल अंडर रेड नोटिस वो किसी आदमी को लोकेट कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो ऐसे करके इंटरपोल कैन इशू मल्टीपल नोटिसेस लाइक रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस एटसेट्रा। अब व्हाट इज इंटरपोल, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया की पुलिस मिला के करती है। अभी आपने देखा होगा जो क्राइम है इट इज ट्रांसनेशनल इन कैरेक्टर, मीन जो क्रिमिनल है क्राइम कहीं कर रहा है फिर भाग जाता है, फिर आगे भाग जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या करना होता है कि हमें सारी देशों की पुलिस को इकट्ठे होकर उसको पकड़ना पड़ता है। तो एक पूरे दुनिया की पुलिस इकट्ठी होती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है बाय द नेम इंटरपोल। इसका हेडक्वार्टर इज इन फ्रांस इन अ सिटी बाय द नेम लियोन्स। और ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, एक कोऑपरेशन है, एक इंटीग्रेशन है, एक कोऑर्डिनेशन है टू फाइंड दैट क्रिमिनल और उस क्राइम को रोकना। दिस इज व्हाट इज योर इंटरपोल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज नवरोज। इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है, नवरोज एक फेस्टिवल है, ये पर्शियन फेस्टिवल है। पर्शियन मींस ये ईरानियन फेस्टिवल है। और हमारी कंट्री में ईरान से बहुत लोग आए विच आर दे आर लिविंग इन व्हाट, दे आर लिविंग इन गुजरात एंड इस एरिया में महाराष्ट्र में, ठीक है। जैसे बोमन ईरानी, ही इज पर्शियन, वादिया दे आर पर्शियन। सो नवरोज एक फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल ये बताता है न्यू ईयर ऑफ पर्शियंस। और इसमें ये क्या करते हैं, पर्शियन दे सेलिब्रेट फायर, और वो फायर को पूजते हैं। इनकी जो स्पिरिचुअल बुक है दैट इज नोन एज ज़ेंड एविस्टा। सो दिस इज द नवरोज फेस्टिवल। बस आपको इतना याद रखना, दिस इज अ पर्शियन फेस्टिवल। और इंडिया में ये लोग बनाते हैं सिंधी पीपल दे सेलिब्रेट नवरोज, ठीक है। Now come to the next news, NAFED. See, NAFED is nothing. अब हमने क्या किया, हमारी कंट्री का मेन स्टेज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में फार्मर इन्वॉल्व होते हैं, फार्मर का प्रोड्यूस होता है। हम चाहते हैं कि फार्मर वो प्रोड्यूस को मार्केटिंग करे। अब फार्मर जब उस प्रोड्यूस को मार्केटिंग करता है तो हम उसके लिए खोलते हैं कोऑपरेटिव, जैसे अमूल, वेरका, नंदिनी एटसेट्रा। अब क्या होता है, वो कोऑपरेटिव ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई बाय द नेम नेफेड। नेफेड इज अ प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन और इट्स द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। इसका मेन काम होता है टू इंप्रूव कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, टू इंप्रूव द मार्केटिंग। और ये हमने इसलिए किया था सो एज टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द नेशन। इसको हम रजिस्टर करते हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और नेफेड का मेन काम क्या होता है, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस की मार्केटिंग, डिमांड एंड सप्लाई के इश्यूज को मैनेज करना, कोऑपरेटिव की मार्केटिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कोऑपरेटिव की मार्केटिंग को आगे बढ़ाना। अब जैसे सरकार ने एक मिशन चलाया था बाय द नेम ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स का मतलब ये होता है कि जो टोमेटो है, जो अनियन है, जो पोटैटो है, और वी कैन से इट टॉप मींस टोमेटो, अनियन, पोटैटो। दीज कमोडिटीज आर वेरी एसेंशियल फॉर अ किचन। और ये कमोडिटीज में कभी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कभी प्राइसेस कम हो जाती हैं। सो अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, नाउ वी हैव रिक्वेस्टेड नेफेड to intervene and manage the demand and supply of these crops so as to reduce the volatility in prices of these crops, and hence to protect the interest of consumer as well as that of farmer. So this is what is the role of NAFED. Coming to next news. Next news is ceramic radome technology. Now see what is this. सबसे पहले इसको समझो, एक मिसाइल है, लेट्स से दिस इज अ मिसाइल,
हमने इस मिसाइल को किया लॉन्च। अब जब हमने इस मिसाइल को लॉन्च किया, इस मिसाइल की स्पीड बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जब ये मिसाइल चल रही है तो इसको एयर रेजिस्ट कर रही है। अब एयर इसको दे रही है फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन एयर और इस मिसाइल के कारण जो फ्रिक्शन पैदा हुई, उस फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होगी हीट, और दिस हीट कैन डैमेज दिस मिसाइल, और दिस हीट कैन डैमेज द इक्विपमेंट व्हिच इज प्लेस्ड ऑन दिस मिसाइल। तो अब हमने क्या करना है कि इस मिसाइल के ऊपर हमने कोटिंग लगानी है। वो कोटिंग होगी सिरामिक की। अब वो सिरामिक एक मटेरियल है, ये नॉन मेटल है, और जो सिरामिक है इसका टेम्परेचर, इसको जितना मर्जी हीट कर लो ये हीट नहीं होता। मीनिंग हियर बाय, अगर किसी मिसाइल के ऊपर हमने सिरामिक की कोटिंग लगा रखी है तो दिस सिरामिक कोटिंग विल प्रिवेंट द मिसाइल टू गेट हीटेड from the friction which is produced by the traveling of this missile, या मिसाइल के चलने से through air, तो ये बचेगा और ये this missile will be safe. So this is what is known as your ceramic radome technology. Now coming to the next news. So next news we will talk about Srijan portal. See, Srijan portal is a portal of Ministry of Defence. अब सरकार ये चाहती है कि जो डिफेंस है उसमें हम क्या करें, इंडिजनाइजेशन करें, हम खुद बनाएं। अभी क्या होगा, ये सपोज करो दिस इज एन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी कहेगी कि हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए और दीज प्रोडक्ट्स वी आर इंपोर्टिंग, तो ये एक डाटाबेस है, ये प्रोडक्ट्स उनको चाहिए और ये प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे हमारी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज। अब ये प्रोडक्ट्स देखेंगे कि इनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं इंपोर्ट। अब ये कंपनीज ये डिसाइड करेंगी क्या ये प्रोडक्ट हम खुद बना सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ओरिजिनल OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बना रहा है, इनको सप्लाई कर रहा है, क्या हम इसके साथ कोलैबोरेशन करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इंडिजनाइजेशन विल बी प्रमोटेड। These companies will start investing in these products, in the research and development of the production of these products. Hence, by this region portal, we want to indigenize our defense production, and this portal comes under Ministry of Defense. See, यहाँ पे लिखा भी है, Indian industry can design, develop, manufacture as per their capability or through the joint venture with OEM. So this is what is your Srijan portal. Now coming to the next news. The next news is not important. तो ट्रेडिशनल न्यू ईयर के बारे में बताया गया। इंडिया में डाइवर्सिटी है। जो ट्रेडिशनल न्यू ईयर है वो कहीं पे कुछ, जैसे पंजाब में इट इज नोन एज बैसाखी, कहीं पे कुछ कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है। So this question will not, you will not get this question in your paper. So coming to next part. So we have developed some MCQs. You can download this copy from our WhatsApp page or from our Facebook page, and you can, based on this discussion, you can have these MCQs. By solving these MCQs, we have also given the explanation to these MCQs. By these MCQs, you can improve your learning and your retention part. So thank you and good afternoon.